नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एट 9। बिहार की राजनीति की खबर सबसे पहले, जहां पर जेडीयू और बीजेपी के बीच टकराव बढ़ गया है। जेडीयू से आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद बीजेपी नीतीश कुमार के बीच टकराव और तेज हुआ है। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज इशारों में बीजेपी पे निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग जेडीयू के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। 2020 में चिराग पासवान मॉडल का इस्तेमाल किया गया था और अब चिराग दूसरा मॉडल तैयार किया जा रहा था। ललन सिंह ने कहा कि कुछ लोग जहाज में छेद कर पानी घुसाना चाह रहे थे, लेकिन उस षड्यंत्र को पहचान लिया गया और जहाज की मरम्मत करके ठीक कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने आरसीपी सिंह के बारे में कहा कि वो कभी संघर्ष के साथ नहीं रहे, हमेशा सत्ता के साथ ही रहे हैं। और इसी बीच जेडीयू ने यह ऐलान किया है कि उनके कोटे से कोई भी केंद्रीय मंत्री नहीं बनेगा। इस्तीफा देने के बाद अब अपने पार्टी से काफी खफा हैं जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह। रविवार को नीतीश कुमार पर राजनीतिक दुर्भावना से उनके परिवार के सदस्यों का नाम सार्वजनिक रूप से घसीटने का आरोप लगाया। पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी, चलिए फील्ड में चलिए, जहां भी चलना चलिए। कि मैं देख रहा था 1.25 साल से क्या चल रहा है, उसके बाद ठीक है मेरा टिकट काट दिया, आपका पॉलिटिकल डिसीजन है। आप बताइए, बिलो द बेल्ट हिट करने वाली बात है। लेकिन सिंह के सवालों से तिलमिलाए जनता दल यूनाइटेड के सभी वरिष्ठ नेता जवाब देने के लिए संवाददाता सम्मेलन तो पटना में बुलाया, लेकिन वहां बिना नाम लिए अपने सहयोगी भाजपा को चेतावनी अधिक दी। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई और उस साजिश का परिणाम है 43 पर पहुंचना। और उस षड्यंत्र के प्रति अब हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतर्क हैं। कोई षड्यंत्र यहां चलने वाला नहीं। हालांकि ललन सिंह ने यह भी घोषणा किया कि अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का सवाल नहीं, जो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति पार्टी की नाराजगी दिखाती है। और साथ साथ नीतीश रविवार को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक से स्वास्थ्य कारणों से तो दूर रहे, लेकिन पटना में 2 सरकारी कार्यक्रम में शिरकत की। जेडीयू मंत्रिमंडल में काहे के लिए हम शामिल हो? क्या जरूरत है? किस बात की आवश्यकता है? 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया था कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। हमारी पार्टी आज उस स्टैंड पर कायम है, माननीय मुख्यमंत्री जी के 2019 के निर्णय पर। लेकिन सवाल है कि नीतीश क्या इन बयानों के माध्यम से राजनीतिक पैंतरेबाजी कर रहे हैं या फिर कोई नया राजनीतिक विकल्प की ओर नया कदम उठा रहे हैं। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान मुश्किल में हैं। उन पे कोर्ट में दोषी करार दिए जाने के बाद फरार होने का आरोप है। साथ ही इनके ऊपर ये भी है आरोप कि ये कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर भी भागे। राकेश सचान ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि वो सोमवार को कोर्ट में पेश होंगे। ये यूपी के खादी ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान हैं। कहा जा रहा है कि राकेश सचान शनिवार दोपहर से फरार हैं। राकेश सचान को शनिवार को कानपुर कोर्ट ने लगभग 30 साल पहले अवैध असलहा रखने के मामले में दोषी करार दिया था। इसके बाद अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट 3 कोर्ट सजा सुनाती, उससे पहले ही मंत्री अपने वकील की मदद से सजा के आदेश की मूल प्रति लेकर फरार हो गए। कोर्ट की रीडर ने मंत्री पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोतवाली में शिकायत दी है। हमने जो है अपनी इंक्वायरी को आगे बढ़ाया है और ये हमारी इंक्वायरी एसीपी कोतवाली फर्दर इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारी और भी टीम के लोग हैं जो इस इंक्वायरी को कंडक्ट कर रहे हैं। तो वंस इंक्वायरी विल बी कंप्लीटेड, जो भी उसका आउटकम होगा, जो भी उसमें इंग्रेडिएंट्स होंगे, जो भी लीगली हमें आगे जाने के लिए इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, हम विधि के अनुसार उसमें आगे बढ़ेंगे। पहले राकेश सचान मीडिया वालों के फोन नहीं उठा रहे थे, लेकिन रविवार दोपहर को कानपुर में अपने आवास पर मीडिया के सामने पेश हुए और सफाई देते हुए नजर आए। मैं वहां पर टाइम से गया था। राकेश सचान ने कहा कि वो फरार नहीं हुए हैं और सोमवार को कोर्ट में पेश होंगे। जो आरोप आप बता रहे हैं, ये आरोप लग रहा है कि मैं वहां से भाग आया, वहां से कोई कागज लेके आया। तो वहां सीसीटीवी के फुटेज हैं, पूरे अदालत में लगे हुए हैं, लोगों ने देखा होगा। कहीं तो कोई बात आएगी जांच में। अब कोई कुछ आरोप लगाने लगे। इस मामले पर नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर तंज कसा। आपको बताते हैं कि राकेश सचान कौन है। राकेश सचान योगी सरकार में एमएसएमई और खादी ग्रामोद्योग मंत्री हैं।
राकेश सचान ने राजनीतिक पारी की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की थी। राकेश सचान सपा के टिकट पर 1993 और 2002 में विधायक बने। 2009 में सपा के टिकट पर फतेहपुर से लोकसभा सांसद चुने गए। 2019 में राकेश सचान कांग्रेस में चले गए। 2019 में ही कांग्रेस के टिकट पर फतेहपुर से लोकसभा चुनाव हार गए। 2022 में बीजेपी में शामिल हुए। कानपुर देहात की भोगनीपुर सीट से चुनाव जीत योगी सरकार में मंत्री बने। सोमवार का दिन काफी अहम रहने वाला है। राकेश सचान कह रहे हैं कि वो कोर्ट में पेश होंगे, तो अब सबसे बड़ा रहेगा रुख कि कोर्ट का रुख क्या है। कि कोर्ट ने शिकायत दी है पुलिस को कि राकेश सचान सजा सुनाने से पहले ही कोर्ट से निकल गए। इसके अलावा सबकी नजरें बीजेपी की लीडरशिप और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी टिकी हैं कि वो अपने मंत्री के इस बर्ताव पर क्या कोई एक्शन लेंगे या फिर ये बात मीडिया में ही आई गई हो जाएगी। सहयोगी अरुण अग्रवाल के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्र मोहसिन अहमद को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। एनआईए का आरोप है कि वो आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी है और क्रिप्टो करेंसी के जरिए सीरिया में आईसिस के आतंकियों को पैसे भेज रहा था। हालांकि उसके परिवार ने सभी आरोपों को खारिज किया है। मुकेश सिंह सेंगर की यह खास रिपोर्ट। 21 साल के मोहसिन अहमद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र है। उसे एनआईए ने आईसिस का आतंकी बताकर शनिवार को बटला हाउस इलाके से गिरफ्तार किया और रविवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। मोहसिन के परिवार ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि एनआईए के सभी आरोप झूठे हैं। उनका बेटा आतंकी नहीं हो सकता। 12 तारीख को इधर आया है और वही बीटेक कर रहा है। हम लोग को यही जानकारी मिली कि उन लोग को मतलब कि ले गया है, स्विच ऑफ आ रहा था। तो हम लोग सोचें कि क्यों स्विच ऑफ। हम 9 बजे से परेशान। लास्ट में उसका दोस्त फोन किया कि अंकल को बताइए। हम लोग अंकल यहाँ नहीं घर पे। तो फिर जा करके समझिए कि हम बताए हैं तो हम लोग उतना निकल नहीं पाए कल। मोहसिन अहमद अपने दोस्तों के साथ बटला हाउस इलाके के इसी मकान की 4थी मंजिल पर किराए पर रहता था। एनआईए ने उसकी 7 दिन की रिमांड मांगते हुए कहा है मोहसिन आईएसआईएस से प्रेरित है। वो चंदा इकट्ठा कर क्रिप्टो करेंसी के रूप में आईसिस के आतंकियों को पैसे भेज रहा था। उसके 2 लैपटॉप और मोबाइल से कई अहम सबूत मिले हैं। पूरी साजिश का पता लगाना है, बाकी आरोपी पकड़ने हैं, सबूत इकट्ठा करना है, आरोपी को कई जगहों पर लेकर जाना है। मोहसिन का परिवार पटना में रहता है। वो 3 बहनों में अकेला भाई है। उसने कोटा से इंजीनियरिंग की कोचिंग की है। उसके पिता रेलवे में नौकरी करते हैं। उसकी बहन के मुताबिक गिरफ्तार होने से पहले मोहसिन ने खर्च के लिए 4000 रुपए मांगे थे। फिर वो इस्लामिक स्टेट को फंडिंग कैसे कर सकता है? और लोग पता नहीं, हमको ऐसा लग रहा है कि बेवजह फोकस कर रहे हैं या फिर मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। छोटी सी बात। अदालत ने मोहसिन को 1 दिन की एनआईए की रिमांड पर भेज दिया है। एनआईए ने कोर्ट में कहा कि मोहसिन अहमद के मोबाइल और लैपटॉप से काफ़ी अहम सबूत मिले हैं, जिनसे ये साफ होता है कि वो इस्लामिक स्टेट का एक्टिव मेंबर है। हालांकि मोहसिन का परिवार एनआईए के सभी आरोपों को खारिज कर रहा है। अब देखना होगा कि सोमवार को एनआईए कोर्ट में क्या कुछ सबूत रखता है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुसरीन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से एसएसएलवी रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। इसरो के मुताबिक सारे चरण सामान्य रहे, लेकिन जिस ऑर्बिट में रॉकेट को स्थापित होना था वहां तक वो नहीं पहुंच पाया। रॉकेट में मौजूद 2 सैटेलाइट अब इस्तेमाल के लायक नहीं रहे। इसरो ने कहा है कि जल्द ही दूसरे एसएसएलवी रॉकेट के साथ वापस आएंगे। साथ ही एक कमेटी का भी गठन होगा जो इसके फेल होने की वजह की पड़ताल करेगा। और अब कॉमनवेल्थ गेम्स की बात। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज का दिन रविवार जो है वो भारत के लिए बड़ा अच्छा रहा। तो सुपर संडे कहा जा रहा है इसे, क्योंकि भारत ने आज 4 गोल्ड मेडल जो हैं वो जीते हैं और 4 में से 3 गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में मिले हैं। बॉक्सर निखत जरीन, अमित पांघल और नीतू ने गोल्ड मेडल जीते। ट्रिपल जंप इवेंट में भी भारत ने इतिहास रचा। ट्रिपल जंप में एल्डहॉस
पॉल ने गोल्ड मेडल जीता है। ट्रिपल जंप इवेंट में आज भारत को एक सिल्वर मेडल भी मिला है। Joining me is world champion boxer Nikhat Zareen, who has just struck another gold medal at the Commonwealth Games. Third gold medal, as she tells me, this year. Gold rush continues. Nikhat, tell me how excited you are about winning this medal. You're already a world champion, but what does a Commonwealth medal mean to you? Definitely, it's a great feeling for me to win gold medal for my country at Commonwealth Games. तो बहुत खुशी की बात है कि आज मैं यहाँ पे चैंपियन बन के जा रही हूँ और मैंने अपने मम्मी से वादा किया था उनके बर्थडे पे मैं यहाँ से उनको गिफ्ट लेकर जाऊंगी, तो ये मेरे मम्मी का गिफ्ट है। मम्मी का गिफ्ट जी हाँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वापस इंडिया जाऊँ और मम्मी से मिलूँ और उनके गले में उनका गिफ्ट डालूँ। निखत, गेम के बारे में बात करें तो पहली बार 50 किलोग्राम कैटेगरी में यू हैव कम्पीटेड। वर्ल्ड चैंपियनशिप वाज अ डिफरेंट कैटेगरी। ओलंपिक की तैयारी यहाँ से ही शुरू होती है आपकी? जी हाँ, ओलंपिक की तैयारी तो नेशनल से ही शुरू हो गई थी मेरी, बट कैटेगरीज अभी न्यू कैटेगरीज मतलब वो लोग ने मतलब निकाला है, तो उसमें 51 भी नहीं है, 52 भी नहीं है, तो 50 कैटेगरी था, तो आई हैव नो अदर ऑप्शन रादर देन गोइंग डाउन इन 50 कैटेगरी। तो मैं अभी यहाँ से 50 कैटेगरी में कंटिन्यू करूँगी एंड दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू बॉक्स इन दिस कैटेगरी। तो यहाँ पे अभी तक का तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा इस कैटेगरी में, तो मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आगे भी ऐसी परफॉर्मेंस देते रहूँ मैं। डेफिनेटली यहाँ से मेरे लिए और भी ज़्यादा टफ रहेगा बिकॉज लोगों की उम्मीदें एक्सपेक्टेशंस में से ज़्यादा रहेगी, तो डबल मेहनत करना होगा मुझे यहाँ से। बट डेफिनेटली ये सारे कंपटीशन में एक मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस रहा है और ये कॉन्फिडेंस भी मुझे बूस्ट करेगा यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद। निखत इंडिया दिखाने का दैट वाज माय साइन एक्चुअली। अच्छा, आप कहते थे कि मम्मी डरे हुए हैं, लड़का नहीं मिलेंगे, अब लड़कों की तो लाइन लग गई होगी कि आप सलमान के लिए इंतजार कर रहे हैं? अब मेरा फोकस तो फिलहाल तो सलमान खान से ही मिलने का है, बाकी लड़कों की लाइन लगी है नहीं लगी वो तो मम्मी को ही पता है, बाकी मेरा फोकस तो इंडिया के लिए मेडल जीतने पे ही रहेगा।